ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे मैं सवाल करता हूँ, लेकिन वो बिलावल साहब वाली बात जो बीच में रह गई है, एक ऐसी बात है मुझे लगता है कि उसकी आप मुखालफत नहीं करेंगे जो उन्होंने बात। ज़रा सुने जी, बिलावल साहब ने गंदम स्कैंडल के बारे में आज क्या कहा है। इंटरम वफाकी हुकूमत में इंपोर्ट करवाया गया वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स है, कौन से मिनिस्टर्स है जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी, आपका क्या ख्याल है ज़ैन साहब? सर मैं पहले पिछली बात पे आ जाऊँ, फिर उसके बाद इस पे आ जाऊँ। देखिए सर, कश्मीर से शुरू करते हैं। अगर कश्मीर की बात की, कश्मीर के अंदर सर जो कुछ हुआ और जो मनाजिर हमने देखे, उससे हमने अपने कॉज को डैमेज किया है। और मेरे समझने में कश्मीर हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने जो है मिस हैंडल किया सिचुएशन को। उसके बावजूद भी फिर आप मान भी गए, आपने एक्शन कमेटी की बातें भी सारी मान ली, लेकिन 12 जाने जो है अपनी हाथ से धो बैठे, 80 से ज़्यादा बंदों को अस्पताल में पहुंचा बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए था। 12 या 4-5 नहीं, मेरे इतला के मुताबिक तो 12 के करीब। तो ये जो अहमद फराद साहब है ना, इन पर यही इल्ज़ाम है कि इन्होंने 12 या 13 का फिगर दिया था, लेकिन हुकूमत कहती है कि एक पुलिस अफसर और 3 दीगर नौजवान, हुकूमत 4 की बात करती है। चले, उसको भी आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा है उस पर तो 12 ही लिखा गया है। दूसरी बात सर ये है, एक लार्जर मैं एम्बिट में बात करना चाह रहा हूँ, इससे एक माइंडसेट आपको नज़र आता है। हुकूमत ने पंजाब में ये चीज़ कोशिश की, बहावल नगरवार इंसिडेंट आपके सामने है, कि बज़ोर बाजू जो है आप अगले को दबा देंगे, लेकिन ये काम अब नहीं चलता। कश्मीर में उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया इसके खिलाफ, और आपने देखा वो सड़कों में निकले और हज़ारों की तादाद में निकले हैं, और उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है और वो सारा कुछ हुआ है। तो हुकूमत को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, और हुकूमत को भी अगर यही फैसला करना था बर वक्त फैसला कर लेते, तो कम से कम ये विजुअल तो दुनिया को ना दिखाते, कम से कम ये कीमती जानों का। और जो तो एग्रीमेंट जब हो गया उसके बाद रेंजर्स को भेजा कश्मीर में, और उसकी वजह से प्रॉब्लम। अच्छा सर, अब दूसरी मजेदार बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं है कि रेंजर्स को किसने भेजा। रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट के किसी अहलकार ने यहाँ से कश्मीर रेंजर्स भेजे हैं, तो जाहिर है कोई उसका चेन ऑफ कमांड होगा ना। लेकिन कश्मीर गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं मंगवाए, वो कहते हैं हमने मंगवाए कोई नहीं, ये कहते हैं हमने भेजे कोई नहीं, तो फिर रेंजर पहुंच कैसे गई वहां पे? रेंजर तो एक पैरा मिलिट्री फोर्स है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है। या तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब फिर बताएं। तो ये वही है ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में जो गंदम इंपोर्ट हुई, तो मैं सर गंदम वाली बात में गवर्नमेंट कहती है हमने तो नहीं इंपोर्ट। गवर्नमेंट वाली उस पर नहीं, क्यों नहीं कहती सर? उसमें तो गवर्नमेंट का बयान आ गया, उसके ऊपर उस पर बाद में आते हैं। दूसरी बात आपने की है जज साहबान की। सर 6 जजों का खत, पहला अपनी जगह पे, फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। आप और मैं दोनों इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि बाबर सत्तार एक बड़ा ऑनरेबल, बड़ा अपलाइट, बड़ा क्रेडिबल जज है, ठीक है। अगर उन्होंने, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन पर इल्जाम लगता था कि ये नून लीग का सपोर्टर जज है, और अब कहा जाता है ये पीटीआई का सपोर्टर जज है। सर जरूर कहा होगा, मेरी जाती मानने में, ये मेरी राय है, मैंने आज फ्लोर द हाउस में भी बात की है, मेरे समझने में कि एक बड़ा अपराइट और जिसको आप कहेंगे ना आला दर्जे का जज है। मेरी जाती राय है ये। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन कॉलें आती हैं और मुझे कहा जाता है कि पीछे हट जाओ, मतलब ना अभाम तो इसमें कोई नहीं छोड़ा ना, और उन्होंने कह दिया कि जी आला सतह से मुझे कॉलें आती थी और मुझे कहा जाता था। तो सर अब इस मुल्क में वक्त आ गया है कि अगर आप मुसद्दक मलिक साहब हो, हामिद मीर साहब हो, मैं हूँ या कोई और हो, हम सब एक बात पे इत्तफाक करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम सब कहते हैं कि अगर जुडिशरी इस मुल्क में इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हमारे मुल्क का वैसी भट्ठा बैठ जाएगा। तो उस इंडिपेंडेंस पे अगर सवालिया निशान उठ रहा है, और आप और मैं नहीं उठा रहे हैं, सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अगर उठा रहे हैं, एक दफ़ा नहीं उठा रहे, मुतवातिर उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर अब हमें इसको सर ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब आ जाए वीट क्राइसिस के ऊपर। मैं बिलावल साहब के साथ 101% एग्री करता हूं। गुड सर, क्यों पंजाब के किसान के साथ आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आज वो अपनी गंदम लेके सड़क पे बैठा है। उसकी वजह, नेशनल एक्सचेकर का $1 अरब इस्तेमाल किया गया, 3100 रुपए के ऊपर गंदम को इंपोर्ट किया गया, 4500 के ऊपर गंदम को बेचा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 85 अरब रुपए का गबन हुआ है। अब वो उन्होंने तरदीद कर दी है। सर कैसे तरदीद कर दिया? उन्होंने खुद बात की, आज फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात की, उन्होंने पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन मांगी, स्पीकर साहब ने उनको दी नहीं। वो बताएं, अच्छा वो ये बताएं कि उनकी क्या काकड़ साहब से बात नहीं हुई है? क्या काकड़ साहब ने उनको जवाब में नहीं कहा? अच्छा, अब अगर स्पीकर साहब ने कल उनको फ्लोर दे दिया ना, जरूर तो वो कहेंगे कि काकड़ साहब से बात हुई, लेकिन फॉर्म 47 की बात काकड़ साहब ने नहीं की, वो ये कहेंगे।
अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे उनको नहीं सुने मीर साहब, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे वो पर्सनल एक्सपेक्टेशन पे आके बात करें और वो बताएं या तब झूठ बोला जा रहा था या अब झूठ बोला जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो बड़ा अरसा ये कहते रहे हैं कि मैंने उनसे ये बात की और उन्होंने आगे से कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी खोल दी तो तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो इन दोनों से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए उसके ऊपर कि यार इसकी हकीकत अच्छा क्या है? मलिक साहब ये बताएं कि आप जो है वो आपकी जो मिनिस्ट्री है वो आईएमएफ के दबाव पे कोई गैस को महंगा कर रही है, कोई बिजली नहीं, आपकी इख्तियार में नहीं है? नहीं, बिजली नहीं है मेरे इख्तियार में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पिछली मरतबा जो सॉल्यूशंस गैस के हमने प्रपोज किए थे, उसके बाद केयर टेकर ने कुछ इजाफत की, वो सॉल्यूशंस तो हमने खुद लिखे थे। यानी वो जो अमीर और गरीब का टैरिफ अलहदा किया था वो आईएमएफ के कहने पे तो नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक बाकायदा प्लान था और जब आईएमएफ की निगोशिएशंस हो रही थी तो हमने ये कहा कि देखिए हम बिजली, कोई भी मुल्क जिसके अंदर 5,200 अरब रुपए का एक खप्पा खुल जाए सर्कुलर डेट की शक्ल में, वो बच तो नहीं सकता, वो तो डूब जाएगा ना कभी तो इम्प्लोड कर जाएगा। कोई भी मुल्क जो महंगी बिजली खरीद के सस्ती बेचेगा वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा ना, जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वो खूब डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये महंगी गैस खरीद के सस्ती बेचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस पूरे प्रोसेस के अंदर गरीब को तो बचाना है ना, तो हमने जो टैरिफ बनाया उसमें 60% लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको बचा लिया। अच्छा। और वो बोझ अमीर लोगों पर डाल दिया, मगर जो सर्कुलर डेट के अंदर जा रहे थे पैसे उसको रोकने की कोशिश की और रोका, और वो बात आईएमएफ को समझ आ गई। अगर आपके पास कोई प्लान हो और आप आईएमएफ के पास जाएं तो उनको क्यों नहीं तो समझ आईएमएफ ने अब आप पे कोई दबाव नहीं डाला कि आप गैस महंगी करें? नहीं, मेरे ऊपर मैं तो नहीं समझता। नंबर एक तो कोई दबाव मैं लेता ही नहीं हूँ। अच्छा। मुझे जो बात समझ आती है मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो है वो लॉजिक है। अगर आपके पास, अगर आप वाकई एप्लीकेशन की ऑफ माइंड के साथ एक प्लान लेकर जाते हैं किसी के साथ भी बात करने के लिए, चाहे आपने कैपिटल रेजिंग वर्ल्ड बैंक से करनी हो, आईएमएफ से निगोशिएट करना हो, अपने अवाम से बात करनी हो, आपके पास कोई सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए ना। सिस्टमेटिक प्लान लेकर जाएंगे तो 19-20 के फ़र्क के साथ वो बात मानी जाएगी। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे देखो धौंस धांधली करता है, मुझे कह रहा है ऐसे कर लो या वैसे कर लो। तो मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा। दूसरी जो मैं अगर आप जी कर ले, बात पूरी कर लें। नहीं, मैं अब बात बदलने लगा था पुरानी जो वीट और कश्मीर के हवाले से। उसमें मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ मलिक साहब, मैं मान लेता हूँ उनकी बात, ये प्रेशर नहीं लेते, लेकिन मुझे उनकी बात से याद आ गई है कि इसाक डार साहब ने कहा था जितना मुझे आईएमएफ से नेगोशिएट करना था किसी को नहीं आता, और नेगोशिएशन का हाल ये है कि उनके आगे बिल्कुल बिछ गए हैं। मलिक साहब की बात इस हद तो बिल्कुल ठीक है कि सेक्युलर डेट का इस मुल्क का एक मेजर इशू है, और सर्कुलर डेट का इशू ऐसे हल होने नहीं वाला जब तक कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू हल नहीं होता, और 2028 तक वो नहीं होना। सो इनको ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, और अगर ये गरीब को बचा सकते हैं हमसे ज़्यादा राजी नहीं हो। जरा 2-4 दिन का वक्त दें तो फिर आपके सामने चीजें आ जाए। अल्लाह करे ऐसे हो सर, हम तो चाहते हैं। इस वजह से मैं फिर आपने बुलाना जरूर, मैं जरूर 2-4 दिन के बाद। मुझे भी 2-3 मिनट का सिर्फ वक्त दें, और मैंने दुबई लीग्स पे बात करनी है।